ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो होगा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लास +1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसके पोस्टुलेट जो होते हैं वो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, इनके मीनिंग क्या है, इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री में फंडामेंटल बेसिस बनाता है। केमिस्ट्री में आपको पता है कि 5 फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। 5 फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी करने के बाद हम स्टडी करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, जो बताता है कि केमिस्ट्री में एटम्स, एटम का क्या रोल है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मींस एटम का क्या रोल है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने जाएंगे वो होगी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस होती है वो अगर आपने सीख ली तो आपको आराम से मोल कंसेप्ट आ जाएगा। अगर आपने मोल कंसेप्ट सीख लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, ये सभी आपको ग्रेट डिटेल में चीजें हम कवर कराएंगे। तो आज जो शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हेडिंग डाल लीजिए, अपनी कॉपी पेन पकड़ लिए और हम शुरू करने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? नाम से क्लियर हो रहा है, डाल्टन नाम के बंदे ने दी थी, पर उसका पूरा नाम जॉन डाल्टन था। तो दिस थ्योरी was given by जोहान डाल्टन। अच्छा, किस पे ये थी थ्योरी? ये थ्योरी थी बच्चे एटम्स के ऊपर। एटम्स की चर्चा थी ये, कि एटम्स कैसे बिहेव करते हैं, एटम का मतलब क्या है, उन सभी को सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ी है तो जो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको सुना सुना लगेगा। महर्षि कन्नाद, ठीक है, एक फेमस इंडियन ऋषि थे जिन्होंने कहा था कि अगर आपके पास ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को आप कितनी बार उसको काट रहे हो, आपने पहली बार काटा, आपको छोटे छोटे हिस्से प्रोवाइड हो जाएंगे, उसको भी काटो, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। मतलब अगर आप एक मैटर को इनफाइनाइट टाइम से डिवाइड करते हो तब आपके पास एक पार्टिकल मिलेगा आपको। अगर आपने मैटर को काटते गए तो आपको एक पार्टिकल मिलेगा जिसका जो आगे अनडिविजिबल है, तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया कण। तो महर्षि कन्नाद के नाम से वर्ड आया हमारे पास कण। तो हमने क्या कहा कि इफ we cut matter infinite times, ठीक है, then the smallest undivisible particle is called कण। तो इन्होंने कहा कि महर्षि कन्नाद ने क्या कहा कि आप किसी मैटर को लीजिए, उसको काटते जाइए, आपको एक छोटा पार्टिकल ऑब्टेन होगा जिसे हम कहेंगे कण। डेमोक्राइटस एक बंदा था ग्रीक का, डेमोक्राइटस, उसने इस कण को नाम दे दिया एटम। उस कण को नाम दे दिया एटम। अब ये जो एटम है, ये वर्ड एटोमियोस से आया है। ये वर्ड एटोमियोस से आया है। एटोमियोस का मतलब होता है, यहां पर एट का मतलब है अन, मियोस का मतलब है डिविजिबल। तो डेमोक्राइटस ने बस उसका इंग्लिश में नामकरण कर दिया। कहा इसमें भी यही बात
कि अगर आप किसी मटेरियल को इनफाइनाइट टाइम्स काटते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, एटम आ जाता है। एक अनडिविजिबल पार्टिकल ऑब्टेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। अभी ये देखो डाल्टन दिमाग वाला बंदा ये गेम खेल गया, इसने पूरी गेम खेल दी। क्या कहा इसने, उसने कहा कि अगर मेरे को मैटर को बार बार काटने के बाद एक पार्टिकल मिलता है जिसे हम एटम कहते हैं, तो हम इसको टेढ़ा भी लिख सकते हैं कि जितना भी हमारे आसपास मैटर दिख रहा है, जितना भी हमारे आसपास क्या दिख रहा है, मैटर दिख रहा है, वो सब किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो यही उसका फर्स्ट पोस्टुलेट बन गया, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन। और पहला हमें पोस्टुलेट समझ भी आ गया कि अगर किसी मटेरियल को इनफाइनाइट टाइम काटेंगे तो एक अनडिविजिबल पार्टिकल आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो हम यहां से इसको इस लाइन को टेढ़ा कर दें तो ये भी कह सकते हैं कि जितना मैटर होगा वो सारा एक पार्टिकल से बना होगा जिसका नाम होगा एटम। तो मैटर is made up of tiny undivisible particle called atom। तो इस बंदे ने ये कह दिया। अभी दूसरा पोस्टुलेट क्या है, दूसरा पोस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी इसने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया, atoms of same element, atoms of same element are identical in nature। ठीक है, अगर मैं सेम एलिमेंट के एटम्स लेता हूं तो वो एटम आइडेंटिकल होंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी ये जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए जैसे सल्फर है मेरे पास, तो सल्फर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S8। सल्फर का क्या फॉर्मूला होता है, S8। सल्फर एग्जिस्ट ही इस फॉर्म में कर पाता है। अभी मैंने क्या किया कि सल्फर के इसी ही एलिमेंट में से 3 एटम ले लिए, S1 S2 S3। अभी ये तीनों क्या होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, आइडेंटिकल से क्या समझना है तुम्हें, आइडेंटिकल से ये समझना है, ध्यान से सुनना, इनका मास, शेप, साइज और प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। क्या कहा मैंने, इसको मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं। मैंने कहा मास, शेप, साइज और प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहेगी। तो अगर एक एलिमेंट के आप एटम्स ले रहे हो, जैसे फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 फॉर्म में, ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स आपने, इसके एटम्स ले लिए, इस फॉस्फोरस एलिमेंट के आपने एटम ले लिया P1 P2 P3, तो ये तीनों आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें जानने के लिए। तो यहां पर अच्छी तरह से लिख दें, तो यहां पर आ गया P1 P2 P3। तो यहां पर हमें ये चीज समझ आई कि सर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हमेशा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इससे हम सेकंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे, पर आप पहले इतना अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो ताकि आपके नोट्स बनते रहें साथ साथ। तो चलिए बच्चे इसी पॉइंट की इलैबोरेशन को समझते हैं, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं इस पॉइंट को, कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हम लेते हैं तो वो सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। इस पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कुछ सोर्स है, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड, ठीक है भाई। तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। अब ये कहां कहां से मिलता है, या तो ये हमें मिलेगा सी सॉल्ट से, या तो ये हमें मिलेगा रॉक सॉल्ट से। वैसे रॉक सॉल्ट जो होता है वो मिनरल सॉल्ट होता है। तो मिनरल सॉल्ट में मैं तुम्हें बता दूं कि सी सॉल्ट NaCl देखा गया है। अभी यहां तो हमें सोर्स सोडियम क्लोराइड कहां से मिलेगा, सी सॉल्ट से मिलेगा, और यहां तो हमें रॉक सॉल्ट से मिलेगा। अभी मैंने क्या किया, मैंने
इन दोनों से NaCl मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया और NaCl मॉलिक्यूल से सोडियम एटम बाहर निकाल लिया। तो ये जो सोडियम एटम है ये ऑब्टेन किससे हुआ है? ऑब्टेन फ्रॉम सी सॉल्ट। और ये सोडियम एटम किससे ऑब्टेन हुआ है? ध्यान से सुनो, ये सोडियम एटम ऑब्टेन हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम रॉक सॉल्ट। एक और एग्जांपल अगर तुम सोर्स की लेना चाहते हो तो मैं ले लेता हूं, यहां पर हम लिख लेते हैं तीसरी एग्जांपल, टूथपेस्ट। तुमने ऐड सुनी होगी, काफी मशहूर ऐड है क्या, कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तो टूथपेस्ट में भी नमक यूज होता है। तो उस सोर्स से भी हमने क्या ले लिया? NaCl मॉलिक्यूल। तो यहां पर फिर से हमने क्या ले लिया? सोडियम एटम। तो सोडियम एटम हमने कंसीडर किया फ्रॉम टूथपेस्ट। तो हमने 3 सोर्सेज ले लिए सोडियम एटम के, अभी समझ आ गई। अब ये तीनों सोर्स जो सोडियम एटम है ये ऑब्टेन किए गए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, लेकिन ये हैं किसके? एक ही एलिमेंट सोडियम के। तो हम यहां से कह सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि दीज बोथ sodium atoms are identical. So the atoms are not dependent on source. जो एटम्स होते हैं वो कभी भी सोर्स पे डिपेंड नहीं करते, सोर्स एटम पे डिपेंड करता है। सोर्स डिपेंड्स अपॉन एटम्स। यहां से हम मेजर कंक्लूजन निकाल ली कि जो हमारे पास सोर्सेज जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन अगर हमें एक एटम को कंसीडर करना है तो वो एक एटम डिफरेंट सोर्सेज में भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एटम कभी भी डिपेंड नहीं करेगा सोर्स पे, पर सोर्स हमेशा डिपेंड करता है एटम पे। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं डाल्टन्स सेकंड पोस्टुलेट से। डाल्टन सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। मतलब अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आप एटम उठा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो क्या आएंगे? हमेशा सेम आएंगे। तो ये तुम्हें, मेरे को लगता है सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अगर तुम इसको नोट करना चाहते हो तुम इसको नोट कर लो। इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। तो चलिए भाई थर्ड पोस्टुलेट को स्टडी करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट बहुत ही सिंपल है, अगर सेकंड पोस्टुलेट तुम्हें ऑलरेडी समझ आ गया है तो थर्ड पोस्टुलेट भी आ जाएगा। तो देखिए थर्ड पोस्टुलेट है क्या? थर्ड पोस्टुलेट है बच्चे, एटम्स अगर सेम एलिमेंट के एटम उठाते हो वो तो आइडेंटिकल आएंगे, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स उठाओगे तो वो नॉन आइडेंटिकल आएंगे। तो हम कहेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉन आइडेंटिकल। जैसे सर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है Sc8 की फॉर्म में, और फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में। ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया? मैंने एटम ऑफ सल्फर उठाया और यहां पर एटम ऑफ फॉस्फोरस लिया। तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं। अभी मैंने क्या कहा कि जो ये नॉन आइडेंटिकल होंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हमने। अगर सल्फर के ही दोनों उठाता तो वो तो आइडेंटिकल थे, फॉस्फोरस के ही दोनों उठाता तो वो भी आइडेंटिकल ही थे, पर एक सल्फर और एक फॉस्फोरस उठाया तो ये दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो ये नॉन आइडेंटिकल होंगे। कैसे सर? जैसे मास ऑफ सल्फर जो होता है बच्चे, मास ऑफ सल्फर वो ग्रेटर होगा मास ऑफ फॉस्फोरस से, ठीक है। मास ऑफ सल्फर ज्यादा होगा मास ऑफ फॉस्फोरस। एक एटम का बाहर सल्फर के होता है 32, यहां पर मैं यू लगा रहा हूं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे ग्रेड डिटेल में। और इसके फॉस्फोरस का होता है 31, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए,
तो ये 32 सल्फर भारी है फॉस्फोरस से। अभी इसके साइज की बात कर लेते हैं। जो साइज ऑफ सल्फर होता है वो छोटा होता है बच्चे साइज ऑफ फॉस्फोरस से। सर ये कैसे? जिसका मास ज्यादा उसका साइज भी ज्यादा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता, जिसका मास ज्यादा उसका साइज भी जरूरी होना चाहिए। ये अब जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ग्रेट डिटेल में सीखेंगे कि इसका साइज छोटा क्यों और इसका साइज बड़ा क्यों। तो मेरे को अभी इतनी बात समझ लग गई कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या है, नॉन आइडेंटिकल हैं, वो सेम नहीं है। अभी फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने पॉइंट ये वाला, इसमें थर्ड में क्या सीख लिया कि सर अगर दो डिफरेंट एलिमेंट से एटम उठाए हुए हैं तो वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, ना उनके मास सेम होंगे, ना उनका साइज सेम होगा, ना उनकी शेप सेम होगी, ना उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो चलिए अभी हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट की। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। एटम हमेशा किसमें कंबाइन करेंगे? होल नंबर रेशियो में। तो फोर्थ पोस्टुलेट आपको याद होना चाहिए कि फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है एटम हमेशा कंबाइन करते हैं होल नंबर रेशियो में। अभी देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। जो एटम्स होते हैं, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? वो कॉम्बिनेशन से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम कंबाइन करते हैं ताकि क्या बन जाए? मॉलिक्यूल्स बन जाए। अभी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अभी मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, ये विजिबल है आपको? एक होते हैं होमोएटॉमिक और दूसरे होते हैं हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मतलब जो जहां पर सेम एलिमेंट आएंगे। तो जैसे S8, ठीक है, यहां पर अभी देखो सल्फर के 8 एटम्स आए और उन्होंने एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना दिया। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को ही हम एलिमेंट कहते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही हम एलिमेंट कहते हैं। ये विजिबल है? एक सेकेंड। हाँ, तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहां पर क्या, फॉस्फोरस, 4 एटम आए फॉस्फोरस के, उन्होंने मिलकर P4 बना दिया। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है भाई। P4 क्या है? एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन के H2, ठीक है, अभी 2 एटम्स आए हाइड्रोजन के, उन्होंने मिलकर हाइड्रोजन गैस बना दी और हाइड्रोजन गैस H2 इज एन एलिमेंट, ठीक है भाई। तो अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। और अगर हेट्रोएटॉमिक है जैसे H2O, दो डिफरेंट एटम जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा बनाते हैं कंपाउंड। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तो जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा कि एटम्स हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कंबाइन इन फ्रैक्शन। एटम्स डू नॉट कंबाइन इन फ्रैक्शन। तो इनको ये लिखना चाहिए था एटम्स, क्योंकि वो अनडिविजिबल है ही नहीं। हम ये पहले पॉइंट पढ़ आए हैं कि मैटर जो एटम्स होते हैं उनको आगे हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो ये नहीं है कि एक एटम का आधा हिस्सा उसके साथ जुड़ गया। अगर यहाँ तो एक पूरा एटम जाएगा उधर किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एटम्स अपना कोई पार्ट नहीं देते। यहाँ तो पूरा एटम उसके साथ मिलेगा जाकर, यहाँ तो पूरा एटम उसके साथ नहीं मिलेगा जाकर। तो एटम्स डू नॉट कंबाइन इन फ्रैक्शन, क्योंकि एटम तो डिविजिबल है ही नहीं। तो अगर एटम डिविजिबल नहीं है
जब एटम डिविजिबल है ही नहीं तो यहाँ तो एटम पूरे को उठ के जाना पड़ेगा। जैसे हम अनडिविजिबल है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट खुद ही पूरी मूवमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मेरा सिर उधर जा सकता, तो मेरी फ्रैक्शन ही जा सकती उधर। तो मैंने क्या कहा कि एटम अनडिविजिबल है ही नहीं तो पूरे ही एटम को दूसरे के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। जब पूरा ही एटम दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो हम यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटम हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। यहां तो एक एटम के साथ एक एटम कंबाइन कर जाए, लाइक हाइड्रोजन गैस H2O, इसमें अभी 2 हाइड्रोजन एटम के साथ एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया तो इसमें जो होल नंबर रेशियो आएगी, क्योंकि एटम फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये मैंने पूरा समझा दिया है, इसको तुमने नोट करना है तो नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए अभी जो पॉइंट हमें स्टडी करना है वो ये है, वो पॉइंट नंबर 5 को हम स्टडी करेंगे। पॉइंट ये है कि एटम्स हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते, इतना तो समझ आ गई। लेकिन ये वाला पॉइंट कहता है एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स atoms of 2 different elements combine in different ratio, to form more than one compound। क्या कहा मैंने बड़ी सिंपल सी आपसे बात कही कि 2 एटम्स, 2 डिफरेंट एलिमेंट लिए। अगर आप सपोज कर लीजिए आपने ये एटम उठाया, एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ये एटम आपने उठाया हाइड्रोजन का, ये एटम लिया ऑक्सीजन का। ये कहते हैं डिफरेंट कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करेंगे डिफरेंट रेशियोज में। जैसे ये कंबाइन कर लें, जैसे ये कंपाउंड बनाते हैं H2O, तब इनकी रेशियो होती है 2:1। और ये कंपाउंड बनाते हैं H2O2, तब इनकी रेशियो होती है 2:2, जिसे हम 1:1 भी लिख सकते हैं। अभी समझने वाली बात ये है कि है तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है, एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। अभी ये दोनों डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किए। पहले में क्या बनाया, 2:1 रेशियो में जब कंबाइन किए तब इन्होंने बनाया वाटर, और जब इन्होंने 1:1 रेशियो में कंबाइन किया तब इन्होंने बनाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमें समझ आया कि ये पॉइंट हमें इतनी सी बात कहना चाहता है, जब कभी भी 2 एटम्स लें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो ये जो एटम्स हैं ये डिफरेंट रेशियो में अगर कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आएंगे। तो जैसे 2 एटम्स लिए 2 डिफरेंट एलिमेंट के, ये डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेंगे ताकि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आ सके। जैसे कि ये H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन किया, 2:1 रेशियो में कंबाइन किया, तो आपको क्या मिला, वाटर। और जब ये 1:1 रेशियो में कंबाइन किया तो आपको मिली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन है आपके पास और क्या है, ऑक्सीजन। 2 एटम्स हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के हैं। अभी ये अगर 1:1 रेशियो में कंबाइन करें तो ये बनाएंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर ये 1:2 रेशियो में करें कंबाइन, मतलब एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, तो जैसे ही रेशियो चेंज करते हैं वैसे ही नया कंपाउंड आ जाता है। तो लास्ट इसमें हम कंक्लूड करके कह सकते हैं कि सर जब कभी भी 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे डिफरेंट रेशियो में तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हमारे बनेंगे। लास्ट एग्जांपल, सल्फर और ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स के 2 डिफरेंट एटम है। ये सल्फर का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है। अभी सर अगर ये सर 1:2
2 रेशियो में कंबाइन करते हैं, मतलब एक सल्फर का 2 ऑक्सीजन के, तो ये बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये 1:3 रेशियो में कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा SO3, ये बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जैसे ही 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं आपके पास, वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते जाएंगे। ये 5th पोस्टुलेट हमें सिखाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार इसको 2 एलिमेंट से ही कंपेयर करके देखो, 2 डिफरेंट से करके देखो। आप ये देखो, यहां पर मैं ऑक्सीजन के ही 2 एटम्स लेता हूं, ऑक्सीजन के ही 2 एटम्स लिए मैंने। अभी ये दोनों इकट्ठे कंबाइन कर गए तो O2 बन गए, ऑक्सीजन गैस बना दी इन्होंने, सही है। लेकिन अगर 3 कंबाइन कर जाएं तो ये बना देंगे ऑक्सोन, सही है। तो यही मुद्दा है कि कभी भी आपके पास जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो तो वो कंबाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, और जब भी वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आपके आते जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को याद रखना, इसको मैंने आगे और डिटेल में समझाना है। तो ये आपने लिख लिया। अभी अपन इससे अगले वाले को समझते हैं। इसको अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। जो 6th पोस्टुलेट है, इसको इरेज करने लगा हूं मैं। 6th पोस्टुलेट को लिख लो। जो 6th पोस्टुलेट है, 6th पोस्टुलेट तुम्हें ये कहता है कि जो एटम होता है वो ही सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा 6th पोस्टुलेट हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई। और 7th और लास्ट हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट वो ये है कि एटम ना कभी बनाया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 7 पोस्टुलेट्स। अभी हम इनकी पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है इन पोस्टुलेट्स की, और ये भी देखेंगे कि इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में से कौन सा लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कौन सा पोस्टुलेट कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाता है। तो इन सभी को हम आगे समझते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चे अभी ये समझते हैं कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को कैसे समझाया। हाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कभी कभी ये आ जाएगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे समझ आते हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत इजी है, इसको याद रखना। एग्जाम में पूछ लिया कि हाँ जी बताओ कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, तो उनको देखो कैसे करेंगे हम। पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट लिखिए कि जो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हमें पता है कि जो पोस्टुलेट 1 है, जो ये बताता है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी अनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ये था पोस्टुलेट 1, सही है। और पोस्टुलेट 7
एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन सभी को, इन दोनों को अगर जोड़ लें, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना एटम्स को हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अभी जो मैटर है वो सारा एटम्स करके है, जितना भी मैटर है वो सारा किसके कारण है? एटम्स के कारण। और एटम्स को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना, तो ऑल मास इज ड्यू टू एटम्स एंड एन एटम कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम को तो कभी डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता, सो कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड और मेड क्रिएटेड। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लिख सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मास को बना सकते हैं ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 7, इन दोनों को कंबाइन करके आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाएगा। अभी देखिए जो नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी देखिए जो पोस्टुलेट नंबर 5 था, पोस्टुलेट नंबर 5 था, वो ये कहता था एटम्स कंबाइन इन अ होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो यही पोस्टुलेट 5 कहता है कि एटम हमेशा होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करेंगे और ये या तो एलिमेंट बनाएंगे या तो कंपाउंड बनाएंगे। तो यहां पर भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी यही कहता है, एटम्स ऑलवेज अ पर्टिकुलर कंपाउंड have constant proportion of atom। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होती है एटम की। तो जो पोस्टुलेट नंबर 5 है और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये बिल्कुल सिमिलर हैं। ये हम ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल समझा दिया इसने, पर ये भी यही कहना चाहता है कि एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं एटम्स ताकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन सके। और ये भी यही कह रहे हैं कि एटम्स हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड बन जाए। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पोस्टुलेट नंबर 5 ने समझा दिया। अगर आप इतना नोट करना चाहते हो तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चे मैंने पहले से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट नोट कर दी है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं। और जैसे यहां पर मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ये पहले कंबाइन किए टू फॉर्म AB3 और ए बी कंबाइन किए टू फॉर्म एक दूसरा कंपाउंड बनाया इन्होंने AB6 टाइप का। अभी यहां पर रेशियो है 1:3 और यहां पर है रेशियो 1:6। अभी जो एलिमेंट फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है, जैसे बी जो है वो ए के इन दोनों केसेस में फिक्स्ड मास से डिवाइड मास से कंबाइन कर रहा है। यहां पर भी 3 बी के एटम एक ए के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यहां पर बी के 6 एलिमेंट एक ए के साथ कंबाइन करते हैं। तो यहां पर मासेस ऑफ ए क्या कर दिए मैंने, फिक्स कर दिए। तो ये जो रेशियो आएगी 3/6, ये भी एक होल नंबर रेशियो आएगी। इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दैट इज जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो
वो दो या दो से ज्यादा भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। लेकिन अगर आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हो और जो दूसरा कंबाइन कर रहा है उसके मासेस की रेशियो लेते हो, तो वो रेशियो होल नंबर में आएंगी। तो मैंने क्या कहा, देन द मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन, जैसे यहां पर बी, देन द मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर। किसका मास? उस एलिमेंट का मास जिस जो फिक्स्ड मास ऑफ दूसरे का मास फिक्स्ड होना चाहिए। यहां पर ए का मास क्या है? फिक्स्ड। 3 बी के एटम्स एक ए के एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, 6 बी के एटम एक ए, तो इन दोनों केसेस में एटम ए का मास क्या है? फिक्स्ड है। अभी जो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उसकी अगर हम रेशियो लें तो वो रेशियो एक होल नंबर रेशियो आएगी। बस यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसी लॉ को समझा देता है पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। तो बिल्कुल सिमिलर बात कहता है। यहां पर ये वाली बात नहीं वो बताता कि विल बेयर अ होल नंबर रेशियो, पर ये जो स्टार्टिंग वाली लाइन है इसको वो क्लियर कर देता है कि एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, ताकि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आ जाए। तो यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कौन समझाता है? पोस्टुलेट नंबर 5। इससे अगला लॉ होता है बच्चे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो कभी भी स्कूल में अगर एग्जाम में अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आ जाएगा तो मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप जाइए वहां से आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। वो स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप लिख लीजिए कि जो पोस्टुलेट नंबर 4 है और प्लस जो पोस्टुलेट नंबर 5 है, ये दोनों पोस्टुलेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझाते हैं। तो आपने कैसे करना होता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थ्रू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपने कैसे करना है? आपने पहले लॉ को लिखना है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा है, मल्टीपल है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो उसकी पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिए और आपको याद रखना है कि कौन सा पोस्टुलेट उसे समझाता है। तो यहां पर जैसे पोस्टुलेट नंबर 5 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझा रहा था, तो आपने पोस्टुलेट नंबर 5 लिख देना है कि पोस्टुलेट नंबर 5 एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां पर पोस्टुलेट नंबर 4 और पोस्टुलेट नंबर 5 दोनों मिलकर आपस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के जैसे एक लॉ बनाते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 4 और पोस्टुलेट नंबर 5 मिलकर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझाते हैं। तो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये भी यूज देख लिया कि इससे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें भी अभी काफी खामियां थी जिसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, हमने सीख लिया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है और वो कैसे एक्सप्लेन करती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को। लेकिन अभी हम समझेंगे कि वो उसकी लिमिटेशंस क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अभी का टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हैं। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये कैपेबल रही सिर्फ फर्स्ट 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाने में, 5th लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये समझा नहीं पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन। डाल्टन्स atomic theory fails to explain law of gaseous volume। ठीक है भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इसने ये तो बता दिया कि एटम्स सेम एलिमेंट के लेंगे तो आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के लेंगे तो नॉन आइडेंटिकल होंगे, पर ऐसा क्यों? तो ये सेकंड पॉइंट ये समझा नहीं पाई, व्हाई डिफरेंट एटम्स हैव, डिफरेंट एटम्स के पास डिफरेंट मास ही होता है, व्हाई डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज। क्योंकि ये तो एटॉमिक थ्योरी थी, तो इसको तो सारा समझाना चाहिए था कि डिफरेंट एलिमेंट्स का मास क्यों डिफरेंट आ रहा है, शेप क्यों डिफरेंट है, साइज क्यों डिफरेंट है, सेम वालों का साइज क्यों सेम है, शेप क्यों सेम है, इन सभी को समझाना चाहिए था। थर्ड, ये इस पॉइंट को भी नहीं समझा पाई कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं, तो ये इसको भी नहीं बताई पाई, व्हाई डू एलिमेंट्स combine to form molecules। एलिमेंट कंबाइन ही क्यों करते हैं, ये तो हमें पता है वो मॉलिक्यूल बनाने में कंबाइन कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसको भी नहीं समझा पाई कि व्हाई डू एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये इस चीज को भी नहीं समझा पाई। अच्छा, इतनी बात हमें समझ लगी कि चलो एटम कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो एटम्स कॉम्बिनेशन में अगर रहते हैं तो कौन सी फोर्सेस उनको जोड़ के रखती है, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन Dalton's atomic theory is unable to explain which forces are responsible to hold atoms so that they form molecule और कंपाउंड। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये इसको भी नहीं बता पाई कि एटम्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, कौन सी फोर्सेस जोड़ के रखती हैं, तो इसको भी ये बता नहीं पाई। तो इस ये वाले 5 जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं यही हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, तो आप इन सब 5 पॉइंट्स को लिखाना, तुम्हें फुल नंबर मिल जाएंगे। तो हमने पढ़ ली लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो क्या हमने सीख लिया? हमने सीखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या। दूसरा हमने सीखा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कैसे डिराइव होते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। और चौथा हमने सीखा कि डाल्टन एटॉमिक तीसरा हमने सीखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। अभी जो चौथी चीज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में वो ये है कि अभी कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो 16th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने दी थी। अभी हम हैं 21st सेंचुरी में, और 21st सेंचुरी में ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ के आए हैं इनमें कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज इसके बाद इस टॉपिक के बाद इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं हमारी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये 16th सेंचुरी में गिवन थी, 16वीं सदी में दी गई थी, और अब चल रही है 21st सेंचुरी, तो साइंस में काफी चेंज आ चुका है। तो इसके थोड़े से पोस्टुलेट्स भी काफी चेंज करने पड़ेंगे, थोड़े से काफी मतलब कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ नहीं भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे पहला पॉइंट था मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल अनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो अभी हम लिखेंगे मैटर is made up of very small
divisible particle. Matter is made up of very small divisible particle. Yeah, matter is made up of from very small divisible particle called atom. सर तब आपने लिखवाया था अनडिविजिबल, अभी आप लिखवा रहे हो डिविजिबल। तो हाँ जी भाई, आपको पता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहां पर मैंने न्यूट्रॉन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हाइड्रोजन में नहीं होता, तो वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं से हमारी शुरुआत हो जाएगी कि एटम को डिवाइड करने, चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत होगी यहां से कि एटम को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो एटम, वैसे एटम के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अभी जो दूसरी चीज है ये समझ लगी, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल डिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरा पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर, हैव सेम मास, है ना। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different mass। एक ही एलिमेंट के एटम लेते हो पर उनका मास डिफरेंट हो सकता है। सर ये कैसे? तो आपने आइसोटोप्स पढ़े हैं 9th क्लास में। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर का मतलब मास क्या हो गया? डिफरेंट। जैसे कि आप क्लोरीन के दो सैंपल लिए आपने, आप जैसे क्लोरीन ऑब्टेन करते हो दो सैंपल से, तो आपको दो तरीके की क्लोरीन मिलेगी। एक क्लोरीन जिसका मास 35 है और दूसरी क्लोरीन जिसका मास 37 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका मास 35 है और इसका मास 37 है, तो इनकी एवरेज निकाल के हम कहते हैं कि क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक में। तो हमें समझ आ गया कि जो सेकंड पॉइंट कहा था डेल्टन ने कि अगर आप सेम एलिमेंट के एटम उठाते हो तो वो तो आइडेंटिकल रहेंगे, उनके मासेस, उन एटम्स के मासेस भी सेम होंगे। तो यहाँ पर वो पॉइंट गलत प्रूव हो गया। अभी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यही साइंस की ब्यूटी है कि देखो जो सब उसने पॉइंट लिखे थे उसमें कितने सारे चेंजेस आ गए। ऐसे ही साइंस वर्क करती है। जो आज के टाइम में लग रहा है तुम्हें कि जो थ्योरी सही है, जो तुम्हें आज के टाइम में लग रहा है कि हाँ भी ये थ्योरी तो ग्रेंटेड है कि हाँ भी ये तो सही होगा ही होगा, पर आज से 500 साल बाद, आज से 300 साल बाद, आज से 200 साल बाद कितनी सारी थ्योरीज जो हम मानते हैं कि ये सही है, जो एग्जिस्टिंग लोग मानते हैं कि यार ऐसे होते होगा, वो सारी थ्योरीज आगे गलत हो जाएंगी। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि ग्रेविटेशन हम देखा है, एक साइंटिस्ट थे टॉलेमी। टॉलेमी कहते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और सन चक्कर लगाता है, पर फिर कोपरनिकस आए, उन्होंने कहा कि सन सेंटर में है और अर्थ चक्कर लगाता है। तो ये देखो थ्योरीज टाइम टू टाइम, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस में, मैथ्स में, ये चेंज करती रहती हैं। तो एग्जिस्टिंग थ्योरी जो है वो चाहे हो सकता है कि तुम्हें सही लग रही हो, पर एक्चुअल में हम कभी भी एक पर्टिकुलर थ्योरी को लॉ तब तक नहीं कहते जब तक वो हर पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेम में वैलिड ना हो, आगे जाकर भी वो वैलिड रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि अभी ये देखिए थर्ड पॉइंट में भी चेंज आएगा। वो थर्ड पोस्टुलेट कहता था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर, मतलब उनका मास सेम नहीं होगा। दो डिफरेंट एलिमेंट उठाओ, उनका मास सेम हो ही नहीं सकता। पर अभी देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास। इसकी एग्जांपल्स होती है बच्चे आइसोबार्स,
एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या है, सेम है, पर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो जैसे हम बात करते हैं पोटाशियम और कैल्शियम की, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है बच्चे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। देखा ये गया है कि पोटेशियम के कुछ सैंपल्स में उनका मास नंबर 40 आया है और कैल्शियम का भी मास नंबर 40 आया है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम और कैल्शियम दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। इन दो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास क्या आ गया, सेम। जबकि डाल्टन के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए थे, मतलब इनके मास में कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए था, लेकिन यार मास तो क्या आ गया, सेम आ गया। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता था, फोर्थ पोस्टुलेट कहता था एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। ठीक है, अभी यहां पर एटम्स, यहां पर वर्ड लिखवा दीजिए, मे कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। जैसे आपके पास इसकी परफेक्ट एग्जांपल है सुक्रोस। सुक्रोस चीनी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। अगर आप इसकी रेशियो लोगे इन एटम्स की तो ये आएगा 12:22:11, जो एक होल नंबर नहीं आ रही, जो एक होल नंबर रेशियो नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप कटिंग करते हो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 6:7:11, और यहाँ पर 11/2 भी आएगा। अगर मैं इसकी 2 से कटिंग करा दूं सभी की तो यहाँ पर आ जाएगा 6:11:11/2। तो यहाँ पर एक सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आ रही, तो यहां से हम कह सकते हैं एटम होल नंबर में कंबाइन नहीं भी कर सकता। फिफ्थ पोस्टुलेट विल रिमेन सेम, फिफ्थ पोस्टुलेट सेम रहेगा, और सिक्स्थ और सेवंथ चेंज करेंगे। तो जो सिक्स्थ पोस्टुलेट था वो कहता था कि एटम्स जो है, तो फिफ्थ पोस्टुलेट भी सेम रहेगा और सिक्स्थ पोस्टुलेट भी सेम रहेगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो पोस्टुलेट नंबर 6 भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोस्टुलेट नंबर 6 विल ऑल्सो रिमेन सेम। तो ये भी क्या रहेंगे, पोस्टुलेट नंबर 6, फिफ्थ और सिक्स्थ क्या रहा, सेम रहा। अभी सेवंथ जो लास्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम इज मेड अप ऑफ, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम ये तो लिख सकते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड बट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट दिस मोमेंट वी कैन से दैट एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और कैन बी कन्वर्टेड। इस पॉइंट को मैं आगे थोड़ा सा आगे अगली स्लाइड पे समझाता हूं, तुम इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। पर अभी हमने सीख लिया कि जो पहला पॉइंट है वो मॉडिफाई हो गया, जो सेकंड पोस्टुलेट है वो भी मॉडिफाई हो गया, थर्ड भी मॉडिफाई हो गया, फोर्थ भी मॉडिफाई हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ मॉडिफाई नहीं हुए, सेवंथ भी मॉडिफाई हो गया। और जो सेवंथ की मॉडिफिकेशन है वो हम आगे समझते हैं। तो जो बच्चे सेवंथ हमने स्टडी करना है, सेवंथ, इसको थोड़ा सा सीधा कर ले, हाँ। तो जो सेवंथ है जिसको हमें स्टडी करना है पोस्टुलेट को, वो ये है कि सेवंथ पोस्टुलेट कहता है डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम को ना बनाया जा सकता था, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। तो लेकिन आज का जो जनरेशन है और आज का जो युग है उसमें हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि एटम को हम बना तो नहीं सकते, लेकिन एटम को डिस्ट्रॉय जरूर कर सकते हैं। एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड, और एटम ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय होता है, एटम कन्वर्ट हो सकता है। एटम कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। सर एग्जांपल से समझाओ फिर समझ आएगा। देखो हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। एटॉमिक नंबर को पैरों में लिखना होता है, नीचे लिखना होता है, और मास नंबर को ऊपर लिखना होता है। तो इसका मास नंबर है 14। इस पे आपने अल्फा रेस की बॉम्बार्डमेंट की, अल्फा रेस गिराई, अल्फा रेस नाइट्रोजन के ऊपर जब गिरी तो अल्फा रेस क्या होती हैं, बेसिकली
आपके पास है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। अगर आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो उस पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी पार्टिकल को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट जब कराई जाती है, अल्फा पार्टिकल्स को किसी के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर गिराया जाता है तो उन्हें अल्फा रेज कहा जाता है। ठीक है, आगे हम जाकर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई गई थी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। तो यही थे वो अल्फा पार्टिकल्स। तो मैंने नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए, तो मैंने देखा कि नाइट्रोजन हमारी कन्वर्ट होगी ऑक्सीजन में, जिसका एटॉमिक नंबर था 8 और मास नंबर था 16। तो यहां पर ऑक्सीजन बन गई। सिमिलरली जैसे हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, आजकल तो ओपनहाइमर चल रही है। तो यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235 है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम में, प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 94 है और मास नंबर है 239। अभी जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। इसी को एनर्जी को हम क्या देते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि इसमें कितनी तरह की रेडिएशंस होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला भी कहता है E=mc²। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी हमें बताता है कि मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो E=mc²। तो ये तुम्हें, मेरे को लगता है, समझ आ गई होगी। एक मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूं। एक प्रोसेस जिसमें आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करते हो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट into another element is called ट्रांसम्यूटेशन। तो केमिस्ट्री में अगर ट्रांसम्यूटेशन पूछी जाएगी तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने समझ ली पूरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जितनी हमें पूछी जाएगी स्कूल के एग्जाम्स में, जितनी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में हमने कवर कर लिया।